टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में जनरली 3 टाइप्स दे रखे हैं, वो ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में सोसाइटी और एसोसिएशन में, सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप देख रहे इतने टिक लगे, इतने पॉइंट तो आपको आने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस किसी के बीच में दे देंगे तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। अगर आपको डिफरेंस के इतने पॉइंट्स क्लियर हैं तो इंडिविजुअल सोसाइटी पूछ लिया गया या एसोसिएशन पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट। एक्चुअली हम लोगों ने एसोसिएशन तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो यहाँ तक चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सो फर्स्टली स्टार्ट हो रहा हमारा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इंस्टीट्यूशन ना डिस्कस करके डायरेक्ट डिस्कस करेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए। तो डेफिनेशन आप जो भी लर्न करें तो वो इजी वाली ही चूज़ करिए, जो भी इसमें आपको इजी लग रही है वो लर्न करिए। जनरली पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो एक कंडीशन होती है या फिर कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पर्सन है वो अपने बिहेवियर को इस्टेब्लिश करता है। उसी का बिहेवियर उसका एक रोल प्ले करता है, एक माइनर में होता है एक मेजर में, बट इस दिस टाइम वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो फिर डिसऑर्गेनाइजेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिहेवियर ऑर्गेनाइज करता है कुछ भी मेजर रोल्स, तो सच डिसऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। सो ये हमारा डेफिनेशन है। इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा जो सोशल के नॉर्म्स हैं वो कैसे डेविएट होते हैं। इसके कॉजेज है, कॉजेज में अगर जाओगे आप तो इसके मेनली आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स पे बेसिस पे मिलेगा, जैसे कि फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इंडिविजुअल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर आपके दो कॉजेज हैं। इसमें आपके दो टाइप्स दे रखे हैं, फिजिकल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका जो सोशल है, सोशल के भी आप कोई 2 पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे कि इसमें इजी है सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, पॉवर्टी मेंशन कर सकते हो, चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट मेंशन कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल नॉर्म्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए डिमांड फ्रॉम सोसाइटी। अगर डिमांड, अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री कहीं पे भी आप वर्क करते हो, डिमांडिंग पे ही सेल हो पाती है। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा आपका डिमांडिंग वर्क रहता है। तो सेम ऐसे ही आपको कॉजेज पे वर्क करना है, पर्सनल पे। नेक्स्ट हमारा ये कॉजेज को डिफाइन कर रहा है। कॉजेज में इतने ज़्यादा डिफाइन करने की ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे एक बार ज़रूर पूछ लिया जाएगा, चाहे फिर सेशनल एग्ज़ाम में हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन क्यों इतने ज़्यादा आते हैं वो भी अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो भी इस टेबुलर फॉर्म में। ये टेबुलर फॉर्म बहुत ही ईजी है, इसे लर्न करने में आसानी हो जाती है, मेमोराइज करने में ईजी रहता है, साथ ही साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक आइडिया मिल जाता है कॉपी में। और अगर आप टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो आपको भी इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो पहले आप प्राइमरी ग्रुप को बताने से पहले आप सोसाइटी को डिफाइन करेंगे, फिर ग्रुप को, फिर प्राइमरी ग्रुप, एंड देन सेकेंड आप सेकेंडरी ग्रुप को चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप के साइज पे। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ग्रुप साइज। अगर तो हम लोग ग्रुप साइज के बेसिस पे प्राइमरी ग्रुप बताएंगे और सेकेंडरी ग्रुप बताएंगे। तो ग्रुप साइज हमें बताता है कि एज यूजली स्मॉल इन साइज एंड एरिया। जो हमारा प्राइमरी ग्रुप है वो स्मॉल साइज का होगा और एरिया भी उसका कैसा होगा, स्मॉल। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी, सेकेंडरी अपोजिट होगा प्राइमरी का। आपको एक याद करना है, उसके अपोजिट में आपको रख देना है। जैसे कि आप प्राइमरी लर्न कर रहे हो कि वो स्मॉल ग्रुप का है या फिर स्मॉल एरिया का, तो सेम वैसे ही सेकेंडरी ग्रुप लार्ज का होगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट हमारा नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें जैसे स्मॉल एरिया आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए लर्न करना। जैसे स्मॉल एरिया तो आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, मेंबर्स हैव क्लोज, फेस टू फेस होंगे, क्लोजेस्ट होंगे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा।
इनडायरेक्टली नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा, इनफॉर्मल। अब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन इनफॉर्मली, तो हम लोग किसको देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, क्लोज वन को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने मेट्स क्लासमेट्स को लिखते हैं। सो सेम एज वैसे ही आपको इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है आपका प्राइमरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप में आपका कैसा रिलेशनशिप होता है, फॉर्मल। गोल की अगर मैं बात करूँ टू फुलफिल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, अब मेंबर्स की जो नीड होगी वो फुलफिल करोगे। जैसे कि आप एक फैमिली में रहते हो, अगर आपसे जो भी आपका जो भी फ्रेंड होगा या फिर कह लीजिए या फिर जो भी आपके भाई बहन होंगे कजिन्स में, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उनकी ज़रूरत को पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि आप एक क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में हो उनके साथ, तो आप उनकी फुलफिल नीड्स करोगे। सेम ऐसे ही आप हो अपने घर में और आपकी फुलफिल नीड्स कौन करता है, आपके पेरेंट्स, तो ये आपका गोल है। लेकिन जब हमारा सेकेंडरी ग्रुप है वो गोल नहीं है। जैसे कि एक तरीके से आप एग्जांपल समझ सकते हो, प्राइमरी ग्रुप आपका फैमिली है, सेकेंडरी ग्रुप आपके लिए वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड आपके लिए कभी भी फुलफिल नहीं करेगा नीड्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो कि आप दुखी, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है, उसको सिर्फ और सिर्फ अचीव करना है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव मतलब कि उनका कोई एम, जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम होती है, उसका क्या एम होता है कि उस जो भी वो प्ले करे उसे विन करना। एक स्टूडेंट का मोटिव क्या होता है, हमें इस क्लास में टॉप करना। तो सेम ऐसे उसका एक स्पेसिफिक टॉप मतलब एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एम है कि हमें क्लास में टॉप करना है। अदर देन स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं या फिर अदर देन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं बनाया, उनके पास बुक नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर आप फैमिली की बात करोगे, अगर आप फैमिली में पढ़ रहे मतलब इन द सेंस अपनी फैमिली में 3-4 भाई बहन और पढ़ रहे हो और आपसे छोटे या बड़े में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, तुरंत हेल्प करोगे। क्यों? अपना काम छोड़ के आपका क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं फोकस की बात करूं तो ग्रुप फोकस इज ऑन रिलेशनशिप, मतलब कि जितना भी ग्रुप का फोकस होगा किस पे होगा, रिलेशनशिप पे होगा। जो भी आपका रिलेशनशिप है जैसे कि फादर मदर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से, वो ना ब्रेक हो, उसके लिए आप अपने फुल इफर्ट्स करोगे, राइट आपका इस पे फोकस भी रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी ग्रुप पे, तो सेकेंडरी ग्रुप का इस पे कोई फोकस ही नहीं है। उनका मेन गेम किस पे है, अपने वॉर पे, अपने टास्क पे, अपने विनिंग पॉइंट पे। सो वैसे ही है जैसे कि मैंने अभी बताया, आपकी फैमिली और आपका वर्ल्ड। आपकी फैमिली का रिलेशनशिप आपसे बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी केयर करती है, लेकिन वर्ल्ड आपकी केयर नहीं करती, उससे वो सिर्फ टास्क को विन करना है। इससे आपको क्लियर भी होगा। ड्यूरेशन ऑफ इंट्रैक्शन, हम अगर मैं बात करूँ फैमिली इन द सेंस प्राइमरी ग्रुप की, तो उसका इंट्रैक्शन कैसा है, ओवर अ टाइम है, परमानेंट है। और इसमें क्या शॉर्ट टर्म है, जैसे कि अगर ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में हम लोग शॉर्ट टर्म वर्क करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि शॉर्ट टर्म वाला वर्क है कि लॉन्ग टर्म वाला वर्क है। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म वाला, तो कोई भी स्पोर्ट्स टीम होती है वो शॉर्ट टर्म वाली हो जाती है। अगर नेबर्स आपके होते हैं, जो नेबर्स होते हैं या कुछ आपके खास रिलेटिव जो कि आपके आते हैं सेकेंडरी ग्रुप में, तो वो आपके आते हैं लॉन्ग टर्म में। सो है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट का है डिफ्यूज और स्पेसिफिक। मैंने इसमें क्रॉस करा है क्योंकि हमने इसको ऐसा लर्न करा था कि प्राइमरी ग्रुप फैमिली का है और सेकेंडरी ग्रुप हमारा वर्ल्ड से, तो ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट इस पे फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोशल कंट्रोल। अगर सोशल कंट्रोल की बात करूँ, जैसे हमारे में इनफॉर्मल, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप कैसा इनफॉर्मल है, तो वैसे ही हमारा सोशल कंट्रोल कैसे रहेगा, इनफॉर्मल। मतलब कि हम लोगों को नॉर्म्स सिखाए जाएंगे, हमारे कस्टम बताए जाएंगे, हमारे वैल्यूज़ बताए जाएंगे, हमारे फोक वेज। लेकिन अगर फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, कोडिंग रहती है, कोड्स रहते हैं, दैट्स इट। सिग्निफिकेंस की बात करूँ, ग्रेटर सिग्निफिकेंस। अगर मैं बात करूँ, आपको खुद ही पता है कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा प्राइमरी ग्रुप है, तो उसका सिग्निफिकेंस भी कैसे रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और लेसर किसका रहेगा, सेकेंडरी ग्रुप का। कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर आपको जैसे अपनी फैमिली फेस टू फेस हो तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हो ना, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इनडायरेक्ट कैसे, नेबर्स है ऑल द टाइम हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, तो हम लोग ऑल द टाइम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, इसलिए वो इनडायरेक्ट आएगा। मेंबर का रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में ग्रुप में हमारे कैसा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब स्टेबल क्या, जैसे हमारा प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप में हम लोग एग्जांपल लेते हैं फैमिली का, तो मेंबर्स रोल कैसे रहते हैं, स्टेबल। आप जैसे छोटे थे, जब फर्स्ट क्लास में हो, जब क्लास 12 में हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बट आपकी फैमिली आपके लिए सेम वैसे ही थे जैसे कि
कल को थी, जैसे आज है वैसे ही उसे इन फ्यूचर रहना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे स्टेबल है, क्योंकि वो आपसे रिलेशनशिप में, वो आपसे इनफॉर्मल वे में है, आपसे बिल्कुल साइज में स्मॉल है, आपसे बिल्कुल परमानेंट है, आपके लिए बिल्कुल इन द सेंस कहा जाए ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्यों मैच करती है प्राइमरी ग्रुप से? क्योंकि वो एक स्टेबल है मेंबर ग्रुप का। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ये स्टेबल है, और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो टाइम के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैनेज करता है, इसलिए ये स्टेबल अनस्टेबल भी हो सकता है और इंटरचेंजेबल जैसे कि अब मैंने बताया था ना, क्लास में कोई फर्स्ट के लिए प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, तो कोई ना कोई तो फर्स्ट आना है। अगर एक लड़का फर्स्ट नहीं आया जो प्रैक्टिस करा, तो वो एक लड़की की जगह एक लड़की फर्स्ट आएगी, तो ये क्या है? चेंजेबल है। एग्जाम्पल आप फैमिली, फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, रूममेट्स और ये सब रखेंगे आप प्राइमरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप में आप हमेशा फैमिली को रखेंगे ना, तो आपको बाकी 10 पॉइंट इजीली लर्न हो जाएंगे। सेम स्पोर्ट्स टीम, पॉलिटिकल पार्टी और नेबर्स को आपको सेकेंडरी ग्रुप में रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्लियर हो गया होगा। सोशल चेंज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एंड फैक्टर्स। उसमें खुद दे रखा है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल चेंज की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो बहुत सारी दे रखी हैं, आप इसमें से कोई भी लर्न कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट हो। बट जो मैंने लर्न करी थी वो मैंने M.E. जोन्स की लर्न करी थी, बहुत ही ईजी थी। सोशल चेंज इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट of social process, social pattern, social interaction और social organization। बस एक लाइन लर्न करनी है, वो है वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट, दैट्स इट। मी जोन्स की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, वो हम लोगों को बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो एक जैसी नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसके लॉज, उसका इंट्रैक्शन, उसके रिलेशनशिप, उसके बिहेवियर पैटर्न, कल्चर, नॉर्म सब डिफरेंस रहते हैं, उनका इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वो सब टाइम के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ये आपका सोशल चेंज है। सोशल चेंज का मीनिंग इतना सही है, अगर आप डेफिनेशन समझ जाएंगे तो उसके मीनिंग को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सोशल चेंज। अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो पहला नेचर है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, अगर कोई भी चेंज हो रहा है वो डायनेमिक इन नेचर रहेगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये हमेशा यूनिवर्सल रहेगा। आज भी चेंज इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में और आगे भी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस इसीलिए है क्योंकि स्पेस और स्प्रेड ओवर अ टाइम अलोंग अ फेजेस ऑफ सोसाइटी होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोशल चेंजेस कंटिन्यूस फिनोमेना है, इसका मतलब ये कि कभी ये रुकेगा नहीं, कभी इसका अंत नहीं होगा, ये एक अनंत है। तो इसमें ये सोशल लाइफ ईच डे होती है इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सल का मतलब आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको पता है। नेक्स्ट है स्पीड एंड रेट ऑफ द चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसमें एग्जांपल दे रखा है, प्री इंडस्ट्रियल ईरा द स्पीड ऑफ सोशल चेंज वॉज स्लो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पीरियड। अगर आपको पता है कि जैसे स्पीड एंड रेट और वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे पहले के समय में स्पीड स्लो थी इंडस्ट्रियल की और अब हाई है, वैसे आपको पता है आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं है इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग, बट इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड होगी। अगर स्पीड हाई है तो हमारा रेट पे कैसा होगा? हाई होगा। जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहती है, वो स्लो रेट से तब वर्क करती है जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपको पता हो कि पहले के समय में इतना हाई वर्क नहीं रहता था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं रहती थी, इंडस्ट्रीज नहीं रहती थी, लोगों को कोई आइडिया नहीं था, कोई फिनोमिना नहीं था, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, इसीलिए उसका स्पीड और रेट बहुत कम था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशल चेंज में भी नेचुरल और प्लान। अब नेचुरल और प्लान में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारी प्लान होती है, नेचुरल हमारा रिजल्ट होता है कि रिजल्ट कैसा रहा, वो नेचुरल होता है, उसमें हम लोगों को पता नहीं होता है। अब हम सोशल चेंज के हिसाब से पढ़ते हैं कि कैसे हो सकता है। इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, चेंज इन लिविंग स्टाइल इज नेचुरल बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मॉल फैमिली इज प्लान। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो एक नेचुरल है कि आप पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही आज को रह रहे हो, लेकिन अगर आप एक फैमिली में बात करते हो तो वो एक प्लान तरीके से होता है, हर एक चीज़ मैनेजेबल होती है। फॉलोज अ चेन रिएक्शन पैटर्न। आपको पता है कि जो सोसाइटी है, जो सोशल चेंज है, जो सोसाइटी है वो किस पे करती है? कल्चर पे। कल्चर हमेशा पैटर्न के फॉलो से होता है, ये हमारे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में एज अ कल्चर हेरिडिटी फैक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है।
ये भी एक्वायर करा जा सकता है, कोई भी इसको एक्वायर कर सकता है, बट मेनली इसमें क्या होता है, सब पैटर्न बाई पैटर्न आगे थ्रू आउट करते हैं। जैसे आपने अपनी फैमिली से जो भी सीखा वो आगे चल के आप भी उसको अपने पीढ़ी में सिखाएंगे, आप भी उसको आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे? क्योंकि अपनी जनरेशन को नॉलेज देके, तो वो सारी जो भी चेन है, वो रिएक्शन है, वो पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। नेक्स्ट क्या, डेफिनाइट प्रिडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। सो ये पॉइंट हम लोगों से कह रहे हैं जितना भी हमारा सोशल का वर्क है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, मतलब कि हमारा कोई प्रिडिक्शन नहीं रहता है। अब हम लोग जैसे कोई भी सोसाइटी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि आज ये सोसाइटी अच्छी है, कल भी ये सोसाइटी अच्छी रहेगी, इसके नेबर्स बहुत अच्छे, इसकी कॉलोनीज बहुत अच्छी हैं, बट ऐसा तो नहीं है। हर एक चीज़ डायनेमिक है, कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं कह सकते कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सोशल चेंज मे बी ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर। इंट्रैक्शन तो पॉसिबल है, इंट्रैक्शन इसलिए पॉसिबल है जैसे कि एक इंसान है, उसके पास ज़रूरत है किसी कर्मचारी की, तो वो क्या करेगा, पैसे देके अपने वहाँ नौकर लगा के काम करवा लेगा, उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका काम हो गया। और जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, तो उसको एक जॉब मिल गई जिसके थ्रू से उसको अर्निंग हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ये सारे नेचर्स हैं। अगर आपसे सोशल चेंज पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन के बाद में नेचर को बताओगे, नेचर में इतने पॉइंट्स हैं।